Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Khurram Mumtaz and I am here to present the 10th class chemistry का एक टॉपिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो किस तरह टूट के दोबारा रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। इस सारे ड्यूरेशन के अंदर किस तरह केमिकल इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। फिर हमने डिस्कस किया कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी एग्जांपल भी हमने डिस्कस की। फिर नेक्स्ट हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम की डिफ़ाइन किया था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बराबर हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के। इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। दोनों ही चल रहे होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में चल रहे होते हैं। तो ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। आज हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को मज़ीद डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ की मदद से स्टूडेंट्स हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और किस तरह प्रोडक्ट्स जो है वो बन रहे होते हैं। तो आओ स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो एक ग्राफ अगर हम ड्रा करें, यहाँ पे ये वाई एक्सिस है आपका और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके वाई एक्सिस की तरफ हम इसके रिएक्टेंट्स ले लेते हैं और एक्स एक्सिस की तरफ हम इसके प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फ़र्ज़ करो हमारे पास ये रिएक्शन है H2I2 इज़ इक्वल टू 2HI। ये हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन और जो आयोडीन है ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये ब्रेकअप होता है, ये टूटता है, इसकी डिकम्पोजिशन होती है और दोबारा आपके पास जो है वो रिएक्टेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि रिएक्टेंट्स का पर्पल कलर ज़ाहिर होने से ये बात हमने साबित की थी। तो ये हमारी एग्जांपल थी। स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो 100% होते हैं, रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ होता, ये भी बने हुए नहीं होते, तो ये 100 होते हैं। इनकी जो मिकदार है वो मैक्सिमम होती है और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो 0 होती है, ठीक है। तो हम कह लेते हैं यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और इस तरफ हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो हम कह लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स जो हैं, रिएक्शन जब शुरू हो रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, 100 है। तो उसी कंडीशन में जब आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पे बिल्कुल 0 होंगे, ठीक है। तो अभी रिएक्शन आपका शुरू नहीं हुआ जिसमें आपके प्रोडक्ट्स 0 हैं और रिएक्टेंट्स आपके मैक्सिमम हैं, ज़्यादा मिकदार में हैं। अब जैसे ही आप अलाइ करते हैं रिएक्शन को चलने के लिए, जैसे ही आपका रिएक्शन शुरू होता है वैसे क्या होता है कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं ये कम होना शुरू हो जाती हैं, ये 100 से 80 पे चले जाते हैं, तो प्रोडक्ट्स की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है और ये 20 बन जाते हैं। इसी तरह ये मज़ीद कम हो जाएंगे, 70 पे इनकी क्वांटिटी आ जाएगी, ये मज़ीद 10 बन जाएंगे और इनकी जो है वो क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। उसके अलावा इन्होंने 60 पे आ जाना है और ये आपके 40 बन जाएंगे। गौर करें कि जो रिएक्टेंट्स हैं, जैसे जैसे रिएक्शन आपका आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स की जो क्वांटिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जबकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम ग्राफ से किस तरह ज़ाहिर करेंगे कि रिएक्टेंट्स को भी हम देखते हैं, प्रोडक्ट्स को भी देखते हैं। जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो पहले जो है वो 100% थे, इनकी क्वांटिटी फुल थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुए कि जो रिएक्टेंट्स थे उन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो गए, जबकि जो प्रोडक्ट्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए। तो ये ग्राफ की मदद से ज़ाहिर हो रहा है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, जो कि रिएक्टेंट्स की आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, ठीक है। इसके अलावा ये रिएक्टेंट्स जो हैं वो और कम होते चले जाएंगे और प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स और बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से ये ग्राफ आपका साथ साथ चलता रहेगा। इवन कि एक वक्त ऐसा आता है जब ये भी 50% पे चले जाती हैं और ये भी आपके पास 50 हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कंडीशन के अंदर क्या होता है, आपका जो इक्विलिब्रियम है
वो कायम होना शुरू हो जाते हैं। तो अब इनकी क्वांटिटी यहाँ पे 50 अगर बनती है तो ये दोनों क्या होंगे, एक ही लाइन पे चलना शुरू कर देंगे। यहाँ पे अब ना कोई यहाँ से ज़्यादा हो रहा है ना कोई यहाँ से कम हो रहा है। हालांकि ऐसा होना चाहिए कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते वो 0 पे चले जाएं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ते 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 100 पे चले जाएं। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनना था। ये रिएक्टेंट्स कम होते होते 0 पे चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा स्टूडेंट्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो रिएक्टेंट्स थे वो 50% तक कम हुए। उसके बाद जब 50 प्रोडक्ट्स बन गए तो प्रोडक्ट्स ने टूट के दोबारा रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर दिए, जिससे इनकी जो क्वांटिटी है वो 50 से इंक्रीज़ नहीं हुई और इनकी जो क्वांटिटी है वो 50 से डिक्रीज़ नहीं हुई। तो ये दोनों क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाते हैं, जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट बनाते रहते हैं और जब प्रोडक्ट की जो क्वान्टिटी है वो रिएक्टेंट के इक्वल हो जाती है, देन वो दोबारा टूट के क्या करते हैं, रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस कंडीशन को यहाँ पे जो है वो आपका पहले फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा होता है, रिवर्स रिएक्शन ना होने के बराबर होता है। लेकिन इस कंडीशन पर आके आप इस कंडीशन को आप कहते हो इक्विलिब्रियम की स्टेज। यहाँ पर आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बराबर हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के। तो ये ग्राफ आपको एक्सप्लेन करता है कि किस तरह जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर किस तरह से जो है वो आपका इक्विलिब्रियम कायम होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ग्राफ था। नेक्स्ट हमने जो एक छोटा सा टॉपिक हमारा इसी के साथ अटैच्ड है वो हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक हमने बॉक्स ड्रा करना है जिसके अंदर हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क पढ़ना है कि जब आपके पास अगर ये रिएक्शन है H2I2 इज़ इक्वल टू 2HI, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो मिलते हैं और आपस में मिलने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर थोड़ी देर गुजरती है, फिर आपके प्रोडक्ट्स दोबारा टूटते हैं और वो क्या करते हैं, दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं। तो रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट बनाना दिस इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन और प्रोडक्ट्स का रिएक्टेंट्स बनाना दिस इज़ कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। तो हमने स्टूडेंट्स फॉरवर्ड रिएक्शन में और रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क देखना है कि इनके दरमियान में जो है वो क्या फ़र्क है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया। अगर आप लास्ट 5 ईयर या 10 ईयर अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखें तो उनके अंदर जो ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा टाइम पूछा गया है। वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी ये पूछ लेता है और एज़ वेल एज़ इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी कई दफ़ा पूछा जा चुका है। तो लिहाजा आपने इसमें फुली कंसनट्रेट करना है। तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन और यहाँ पर हम लिखेंगे रिवर्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने फॉरवर्ड रिएक्शन का पहला पॉइंट आपने एक्सप्लेन ये करना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर क्या होता है। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये मिलते हैं और क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स। तो आपने बताना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। लेकिन उसके ऑपोजिट आप रिवर्स रिएक्शन में बात करें तो रिवर्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी डिकम्पोजिशन होती है और ये दोबारा रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, पहला पॉइंट जो प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट्स बना देते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप स्टार्टिंग के अंदर देखें, स्टार्टिंग के अंदर प्रोडक्ट्स तो होते नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार होती है आपकी उसकी रिएक्टेंट्स की। तो शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप होता है, बहुत स्पीड से चल रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी मिकदार कम होती चली जाती है वैसे वैसे उनकी जो स्पीड है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। हमारे जो घर हैं, घर की छत के ऊपर हमने एक पानी का टैंक रखा होता है। तो जब हम वो टैंक पानी से बिल्कुल फुल होता है, उसमें जो है वो फुल पानी भरा होता है, तो अगर आप नीचे शावर को चला के देखें तो उसमें पानी की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा आ रही होती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पानी उसकी क्वांटिटी अंदर कम होती चली जाती है टैंक के अंदर,
अंदर वैसे वैसे जो शावर की स्पीड है या उसकी जो मोशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो सेम यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जब रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन बड़ी स्पीड से चल जाता है। ठीक है, इनिशियल स्टेज पर इनिशियली जो है क्या होता है, आपका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है वो स्पीड अप होता है, बहुत स्पीड से चल रहा होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जब ज़ाहिरी बात है जब स्टार्टिंग के अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन तेज़ हो रहा होता है तो अभी जो रिवर्स रिएक्शन है वो प्रोडक्ट्स अभी बने ही नहीं, प्रोडक्ट्स जो है अभी नहीं बने, तो इसलिए हम कहेंगे कि स्टार्टिंग के अंदर जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। मतलब इतना थोड़ा होता है कि हम कहते हैं यार रिवर्स रिएक्शन तो है ही नहीं है, इतना मतलब बहुत माइनर सी उसकी जो रेशो होती है, लिहाजा हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में जो रिवर्स रिएक्शन है वो बहुत स्लो डाउन होता है या ना होने के बराबर होता है, इवन कि हम कहते हैं नेग्लिजिबल है। थर्ड पॉइंट अगर आप लोग देखें, थर्ड पॉइंट में लिखा होगा कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर आप देखें आपके सामने ये रिएक्शन लिखा हुआ है H2I2N2HI, तो ये आपके दोनों हाथ हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है। तो अगर आप गौर से देखें जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट वकू पजीर हो रहा होता है और जो रिवर्स रिएक्शन है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट आ रहा होता है। तो इसमें हम कहते हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है लेफ़्ट टू राइट चल रहा होता है और जो रिवर्स रिएक्शन है स्टूडेंट्स ये आपका राइट से लेफ़्ट की तरफ चल रहा होता है। ओके, देखें ये फितरत का कानून है कि जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में उसकी एक इनिशिएशन बहुत अच्छी होती है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो परफॉर्मेंस है वो नहीं होती। ठीक है, कोई भी काम देख लें दुनिया का, उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो है अगर एक चीज़ की शुरुआत बहुत धूमधाम से होती है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कुछ ऐसा ही सीन है, फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग में कमाल की स्पीड से चल रहा था लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन था वो बिल्कुल स्लो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि फॉरवर्ड जो रिएक्शन था वो बड़ी स्पीड से चल रहा था लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा टाइम गुजरेगा उसके अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कंटिन्यूसली जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, उसकी स्पीड जो है वो लो होना शुरू हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये इनिशियली बहुत स्पीड से होता है लेकिन ग्रेजुअली बेटा इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो चूँकि जो रिवर्स रिएक्शन था वो स्टार्टिंग के अंदर बड़ा स्लो चल रहा था, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट्स की मिकदार बढ़ती गई वैसे वैसे रिवर्स रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो आपका रिवर्स रिएक्शन होता है ये ग्रेजुअली बेटा ये इंक्रीज़ करता है, तो इसकी जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है जिसके अंदर हमने देखा कि फॉरवर्ड रिएक्शन में और रिवर्स रिएक्शन में क्या फ़र्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम की इस ग्राफ में अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपको फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के इन पॉइंट्स के अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो आप काइंडली जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बहम पहुंचती रहे और आप जो है इसी तरह हमारे जो 10th क्लास और 9th क्लास के जो लेक्चर्स हैं उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें। ठीक है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।